दोस्तों, हाल ही में आपने लोकसभा में एक बिल के बारे में सुना होगा जिसे हम जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 कहते हैं। क्योंकि ये 2023 के अधिनियम का विस्तार है, इसलिए जन विश्वास 2.0 भी इसको बोला जा रहा है। तो आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2023 के इस अधिनियम में विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि जन विश्वास को लाने के पीछे का औचित्य क्या है। फिर दूसरी चीज हम समझेंगे कि जन विश्वास 2.0 के प्रावधान क्या है। और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि जन विश्वास 2.0 के लाने से हमारे देश में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव को हम दो तीन एस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखेंगे, फिर उसके बाद हम जीडीपी वृद्धि के तौर पे हम देखेंगे कि इस अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सेशन में हम इस पूरे अधिनियम की बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आपने देखा लोकसभा में जन विश्वास 2.0 को पेश किया गया। ये जो अधिनियम है वो 2023 के अधिनियम का विस्तार है, मैंने आपको बताया। और इस 2025 के इस विधेयक का उद्देश्य है 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना, ताकि कुछ अपराधों और दंडों को गैर अपराधीकृत किया जा सके और तर्कसंगत बनाया जा सके। अब ये जो कदम उठाया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार जन विश्वास 2.0 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जन विश्वास 2.0 की आवश्यकता के कारणों में सबसे पहला हम देखते हैं भारतीय कानूनों में अति अपराधीकरण की प्रवृत्ति का होना। तो अगर आप विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के रिपोर्ट की बात करें तो 882 केंद्रीय कानूनों में से 370 कानूनों में 7305 अपराधों के लिए आपराधिक प्रावधान है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन 7305 अपराधों में से 75% से ज्यादा अपराध ऐसे हैं जो कि मुख्य आपराधिक न्याय के परे से क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे अगर आप मुख्य आपराधिक न्याय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपको हत्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा बलात्कार, इसमें आपको बाल शोषण देखने को मिलेगा, और भी कई तरह के जो जघन्य अपराध आते हैं। उन अपराधों के लिए अगर आपराधिक प्रावधान है तो फिर तो वो सही है। लेकिन 75% से ज्यादा अपराध ऐसे हैं जो कि शिपिंग से रिलेटेड है, जो कराधान से रिलेटेड है, जो वित्तीय संस्थानों से रिलेटेड है और जो नगर पालिका प्रशासन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ज्यादा तर्कसंगत मालूम नहीं पड़ता होगा। तो भारत में कानूनों में चूंकि अति अपराधीकरण है, इसी अति अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनविश्वास 2.0 को लाया गया है। दूसरा इसको लाने का कारण है हमारे देश में अनुपातहीन दंड का होना। उदाहरण के लिए आप देखें, सड़क पर गाय का अगर आप दूध निकालते हैं या फिर अगर अपने पालतू कुत्ते को व्यायाम नहीं कराते हैं तो इन सब कार्यों के लिए भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि अपराध और दंड में आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी अपराध के लिए दंड उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात का अपराध है। तो अगर आपको सड़क पर गाय को दूध निकालने के लिए अगर आपको जेल भेज भेज दिया जाए तो क्या ये आपको तर्कसंगत लगता है? अगर आप अपने पालतू कुत्ते को मान लीजिए कभी व्यायाम नहीं करा पाते हैं और इसके लिए आपको जेल भेज दिया जाए तो क्या ये तर्कसंगत है? तो चूंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी मामले हैं जहां पे हमें अनुपातहीन दंड की व्यवस्था देखने को मिलती है, तो इसको दूर करने के लिए भी जन विश्वास 2.0 को लाया गया है। इसको लाने के पीछे का तीसरा कारण हम देखेंगे व्यापार में बाधा। अगर आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो 1536 व्यावसायिक कानूनों में से 50% से ज्यादा कानून ऐसे हैं जिसमें व्यावसायिक गलतियों के लिए आपको जेल जाने की धाराएं हैं। तो आप एक बात बताइए कि एक तरफ सरकार अपने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज कर रही है। एक तरफ सरकार बेरोजगारी के दर को कम करने की कोशिश कर रही है, रोजगार सृजन करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ आप व्यावसायिक भूलों के लिए जेल भेज रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास से हमारे देश में एक तो उद्यमशीलता पे नकारात्मक असर पड़ता है, हमारे देश में रोजगार सृजन पे नकारात्मक असर पड़ता है, और साथ ही साथ हमारे देश की जीडीपी वृद्धि में भी बाधा पड़ती है। तो व्यापार में बाधा पहुंचाने के कारण हमें जन विश्वास 2.0 की जरूरत पड़ती है। जन विश्वास 2.0 को लाने का एक और बड़ा कारण यह है कि अगर हमारे देश में न्यायपालिका पर बहुत ज्यादा बोझ है, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड के अनुसार हमारे देश की जो जिला अदालतें हैं उनमें 3.6 करोड़ से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं। उसमें से भी 2.3 करोड़ से ज्यादा मामले तो ऐसे हैं जहां पे एक वर्ष से ज्यादा टाइम हो चुका है उस मामले को अदालत में गए हुए, लेकिन उस पर अभी भी कोई निर्णय नहीं आया है। तो एक तरफ आपकी न्यायपालिका पे बोझ इतना ज्यादा है, दूसरी तरफ आप छोटी मोटी जो प्रक्रियागत चूकें होती है उसके लिए आप किसी को जेल भेज देते हो, मामले को अदालत में भेज देते हो। तो चूंकि ऐसा ना हो
और छोटी-मोटी प्रक्रियागत चूकों को अदालत में रुकावट पैदा करने के लिए ना भेजा जाए, जिससे कि गंभीर अपराधों में न्याय में देरी हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए भी जन विश्वास 2.0 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके मामले में हमने देखा कि जन विश्वास 2.0 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब ज़रा हम इसके प्रावधानों पे एक बारी नज़र डाल लेते हैं। जन विश्वास 2.0 के पहले प्रावधानों में आप देखेंगे, इस विधेयक में 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। इन 355 में से 288 ऐसे हैं जो हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गैर अपराधीकरण करेंगे, और 67 प्रावधान ऐसे हैं जो हमारे देश में ईज ऑफ लिविंग को सुविधाजनक बनाने के लिए संशोधन करेंगे। तो इस विधेयक के माध्यम से संशोधन का दायरा काफी बढ़ाया गया है। इस विधेयक में दरअसल 16 अधिनियम शामिल हैं, जिसमें मुख्य अधिनियम के तौर पे आप आरबीआई एक्ट देख सकते हैं, इसमें आप विद्युत अधिनियम 2003 देख सकते हैं, आप इसमें एमएसएमई एक्ट है 2006 का, इन सब एक्ट को देख सकते हैं। अब इस विधेयक की कई सारी विशेषताएं आपको पता चलेंगी अगर आप इसके प्रावधानों पर नजर डालेंगे तो। इस विधेयक की पहली विशेषता तो यह है कि इस विधेयक ने 10 अधिनियमों के अंतर्गत जो 76 अपराध थे, उनके लिए पहले दंड का प्रावधान था, अब उनके लिए ये केवल और केवल चेतावनी और सुधार नोटिस जारी करेंगे, बशर्ते कि इन अधिनियमों के तहत जो अपराध है वो पहली बार हुआ हो। यानी कि पहली बार अपराध करने वाले के साथ थोड़ी सी हम देखते हैं रियायत बरती गई है ना। उसके बाद आप देखेंगे इस विधेयक में कारावास की धाराओं को हटाया गया है। पहले छोटी मोटी प्रक्रियागत या तकनीकी चूक के लिए भी जेल की सजा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो जो विद्युत अधिनियम 2023 था, उसके तहत अगर आप आदेश का पालन नहीं करते थे तो आपको 3 महीने तक का कारावास हो सकता था, लेकिन इस विधेयक में इस कारावास के स्थान पर 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच के आर्थिक दंड का प्रस्ताव है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो विधेयक है उसका ध्यान कारावास के बजाय वित्तीय दंड पर है। और इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि 3 वर्ष में जो भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा उसमें 10% की स्वतः वृद्धि हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, नए संशोधन के बिना ही जो समस्या है उसका निवारण सुनिश्चित हो जाता है। अब इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार ने भी कुछ तर्क दिए हैं। अगर आप इसके प्रावधानों पर गौर करें तो आप ये जो तर्क है सरकार का, ये आपको उचित मालूम पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम जिस न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के दर्शन पर काम कर रहे हैं, उसमें यह विधेयक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को आपने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नाम से भी सुना होगा। सरकार ने कहा कि ये जो विधेयक है ये मेक इन इंडिया में, ये हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ये हमारे देश में न्यायिक सुधारों में समर्थन करेगा। सरकार ने कहा कि हमारी जो प्रतिबद्धता है कि हम अनावश्यक और पुराने कानूनों को हटाएं, ये विधेयक उससे मेल खाता है, और ये विधेयक तुच्छ कृत्यों को आपराधिक बनाने से बचाता है। तो सरकार ने इस विधेयक को लाने के पीछे अपने तर्क दिए हैं। इस प्रकार दोस्तों, अगर इस पूरे चर्चा के आधार पे हम ये निष्कर्ष निकालें कि ये जो विधेयक है जन विश्वास 2.0, अगर ये लागू हो जाता है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एक तो अदालत में लंबित मामलों में कमी आएगी, क्योंकि हम देखेंगे कि जो छोटी मोटी प्रक्रियागत भूल वाली मामले या जो तकनीकी भूल वाले मामले थे, अब वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, अब वो केवल आर्थिक दंड के मामले से सुलझाए जा सकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पहले से हमारे देश में न्यायालयों पे इतना बोझ है, तो इसमें लंबित मामलों में और ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। राज्य और नागरिकों के बीच में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हम जिस एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ावा अपने देश में दे रहे हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि व्यवसाय में छोटी मोटी आर्थिक भूलों को माफ किया जाए और हमारे देश के लोगों में उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। और इस विधेयक के आने से एक बात यह भी होगी कि जब हम अपने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधानों में थोड़ी सी छूट देंगे, तो हमारे देश की छवि एक ऐसे देश के रूप में बनेगी जो एक व्यापार अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। और जब कोई भी देश एक व्यापार अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित होता है, तो वहां पे आपको एक चेन रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप एक व्यापार अनुकूल गंतव्य के रूप में तब्दील हो जाते हैं तो आपके देश के अंदर एफडीआई का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है। एफडीआई इनफ्लो आने से हमारे देश में जो मुद्रा है रुपीज़, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और इसका हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब विदेशी मुद्रा भंडार पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका असर हमारे देश की महंगाई पर भी आपको देखने को मिलेगा कि महंगाई नियंत्रित रहती है। तो इसके एक चेन रिएक्शन हमें निकल के देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों, आज हमने जो भी चर्चा की है उस चर्चा के आधार पर आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय कानूनों में अति अपराधीकरण का मुद्दा क्या है? छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर लेके आप मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
मेरे चैनल पे आपको और भी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की वीडियो मिल जाएगी, आपको एनसीईआरटी का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ज़रूर इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर